हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रिवर सिस्टम क्या होता है, रिवर पैटर्न क्या होता है, फिर इसके बाद वाटर सेट क्या होता है, मतलब जल विभाजक क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये सारा कुछ हम लोग भारत के संदर्भ में ही देखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में देखते हैं कि गंगा नदी किस प्रकार का तंत्र बनाती है। अब तंत्र का मतलब होता है कि एक जो मुख्य नदी होती है वो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर किस प्रकार के सिस्टम का निर्माण करती है। जैसे हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, छोटे छोटे सेल होते हैं। ये सेल मिलके क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये टिश्यू मिलके क्या करते हैं, आर्गन का निर्माण करते हैं। और ये आर्गन मिलके क्या होती हैं, किसी न किसी सिस्टम का निर्माण करती है। और ये सिस्टम मिलके क्या करते हैं, पूरे हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे सिस्टम क्या है, हम लोग बोलते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये नर्व सिस्टम है, ये स्केलेटन सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो ये सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या है कि अपने अंगों के साथ मिलके एक किसी न किसी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही जो गंगा नदी है या बाकी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है, पेन्नार है, नर्मदा है, ये किस प्रकार के तंत्र का निर्माण करती हैं, उसे ही नदी तंत्र कहा जाता है। अब गंगा नदी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, गंगा नदी क्या है, यह भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में प्रवाहित होने वाली तीन सबसे बड़ी नदियां हैं, जिसमें सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और गंगा भी है। लेकिन सिंधु का बहुत कम भाग भारत में प्रवाहित होता है, ब्रह्मपुत्र का बहुत कम भाग भारत में प्रवाहित होता है, लेकिन गंगा नदी का मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया में ही प्रवाहित होता है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, गंगा नदी की। और ये इस 2525 किलोमीटर की टोटल लंबाई गंगा नदी की है, उसमें उत्तराखंड में 110 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, बिहार में ये 445 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, तथा पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। तो एक तो क्वेश्चन ये भी हो गया कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है, बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये गंगा नदी के बारे में इफेक्ट है। ठीक है, इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है, मतलब कितने एरिया पे गंगा प्रवाहित होती है, वो क्या है, 9,51,600 वर्ग किलोमीटर। अर्थात ये 9,51,600 वर्ग किलोमीटर के पूरे एरिया में क्या करती है, प्रवाहित होती है या अपवाहित होती है। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें आपका उत्तराखंड भी आ जाएगा, इसमें हिमाचल का पार्ट भी थोड़ा सा आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिल्ली का पार्ट भी आएगा, दिल्ली का संपूर्ण पार्ट ही आ जाएगा, थोड़ा राजस्थान का पार्ट आएगा, थोड़ा मध्य प्रदेश का पार्ट आएगा, थोड़ा छत्तीसगढ़ का आ जाएगा, झारखंड का आ जाएगा, बिहार का आ जाएगा, वेस्ट बंगाल का आ जाएगा। ये क्षेत्र में, इतने क्षेत्रों में ये क्या होता है, जल को, इतने क्षेत्रों को जल को ये क्या करती है, अपने साथ प्रवाहित करके लेके जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब इसका उद्भव कहाँ होता है, अब देखिए ये भी, इसके साथ ये भी देख लीजिए, यह सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, वो गंगा नदी तंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, गंगा नदी द्वारा निर्मित अपवाह तंत्र है, जो हम लोग ने मैप में देखा भी था। ये जो नदी देखा था हम लोग गंगा के बारे में, अभी हम लोग आगे और देख लेंगे, तो उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है लगभग 3900 मीटर, मतलब लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद, जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, उसी में क्या है, गोमुख है, और गोमुख के पास क्या है, गंगोत्री हिमनद है, वहां से ये निकलती है। यह पहले कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है। जब गोमुख के पास जाएंगे आप, गंगोत्री के पास, तो वहां लगेगा ही नहीं कि गंगा नदी है, बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी नालियों की तरह से धाराएं हैं, वो आके मिलती हैं। फिर कुछ बड़ी नदियां होती हैं, तो भी ये भी वहां पे पता नहीं चलता है। अब क्या होता है कि कई पहले या कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है, परंतु जब देवप्रयाग के पास भागीरथी व अलकनंदा नदियों का आपस में क्या होता है, संगम होता है, तो उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो उत्तराखंड है, वहां पे गंगा के बनने के पहले कौन कौन सी नदियां हैं, जहां पे कहा जाता है ना कि गंगा के किनारे पंच प्रयाग है, 5 प्रयाग हैं, वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इस मैप को ध्यान से देखिए, यहां पे आपको 5 प्रयाग दिखाई पड़ेंगे। पहले यहां पर दिखाई पड़ेगा ये विष्णु प्रयाग है, फिर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा नंद प्रयाग है, फिर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कर्ण प्रयाग है,
फिर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा रुद्रप्रयाग है, और यहाँ पर दिखाई पड़ेगा देवप्रयाग है। तो ये उत्तराखंड में ही कहा जाता है गंगा नदी के 5 प्रयाग हैं गंगा नदी पर। अब कैसे कैसे हैं, ये किसी न किसी नदी के संगम पर ही हैं ये 5 प्रयाग। तो सबसे पहले क्या होता है कि इधर से ये अलकनंदा नदी निकल कर आ रही है, अलकनंदा नदी निकल कर आ रही है, और इसमें फिर आके ये धौली गंगा मिल रही है इधर से। अब धौली गंगा जहां अलकनंदा नदी में मिलती है उस पे होता है विष्णु प्रयाग। क्या होता है कि जहां पे अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिल रही है वहां पे विष्णु प्रयाग बनता है। फिर इसके बाद क्या है, जब दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं तो फिर यहां पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ये क्या होती है, नंदाकिनी नदी आकर जहां मिलती है, किसमें, अलकनंदा में। मेन नदी कौन है, अलकनंदा है। तो याद रखिएगा मेन नदी कौन है, अलकनंदा है। अब अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिलती है तो उसके किनारे पे क्या है, विष्णु प्रयाग है। फिर अलकनंदा में जब आके नंदाकिनी नदी मिलती है तो वहां पे है नंद प्रयाग है। ठीक है, वहां पे क्या है, नंद प्रयाग है। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो कुछ दूरी पर फिर इसमें आकर पिंडर नदी, पिंडरी नदी आकर मिलती है, जिसको पिंडर रिवर भी बोलते हैं। ये पिंडरी नदी आके मिलती है तो यहां दोनों के संगम पे क्या बन जाता है, कर्ण प्रयाग बन जाता है, कर्ण प्रयाग बन जाता है। फिर ये जब अलकनंदा आगे और बढ़ती है तो इधर से मंदाकिनी नदी आके मिलती है इसमें। ठीक है, मंदाकिनी नदी किसमें मिलती है, अलकनंदा में। तो जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तो उसके किनारे पे क्या है, रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है और इस साइड से अब भागीरथी नदी आके जब मिलती है किसमें, अलकनंदा में, तो यहां पर इसका नाम क्या होता है, देवप्रयाग है। और इसी देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो इसके बाद ही इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। इसके बाद इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अब ये जो 5 प्रयाग है ना, इनका सीक्वेंस भी आ जाता है, पूछता है कि कौन ऊपर है या कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है। तो देखिए इसको सिंपल कि हम लोग क्या है, जो हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है क्या है कि विष्णु सबसे बड़े देवता हैं या देवों के देव। ठीक है, चलिए, तो विष्णु, अब ये विष्णु थे तो इन्हीं के अवतार के रूप में कौन आया था, नंद, मतलब कृष्ण को मान लिया जाए कि नंद के घर में ही पैदा हुए थे। तो विष्णु के अवतार के रूप में कौन आए, नंद आए। नंद ने क्या किया कि फिर कर्ण से जाके मिले, कर्ण से मिले नंद, जाके बताया था ना कि तुम कर्ण कुंती के पुत्र हो। तो नंद के पुत्र जो है जाके कर्ण से मिले, और कर्ण से जब मिले तो कर्ण को सच्चाई बताया तो कर्ण क्या हो गया, क्रोधित हो गए थे कि भाई मैं कुंती का पुत्र हूं और आज तक मुझे सूत पुत्र कहा जाता रहा। तो वो रुद्र रूप में आ गए, रुद्र रूप में आ गए। तो फिर उनको बताया गया कि भैया तुम भी देवता हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो, इनको बताया गया। ठीक है, तो इस तरह से भी अपने कोई भी आप फार्मूला अपना लें, ठीक है, आपके ऊपर है। जैसे कई लोग फार्मूला इसलिए अपनाते हैं कि देखिए ये वी हो गया, ठीक है, विष्णु प्रयाग से क्या हो गया, पी हो गया, फिर नंद प्रयाग से एन हो गया, फिर कर्ण प्रयाग से के हो गया, फिर रूस से आर हो गया, फिर देव से डी हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं वी एन के आर डी। ठीक है, तो कुछ भी आप बना सकते हैं, गाना बना सकते हैं, उत्तर से दक्षिण आप कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी नदियों के संगम पे कौन कौन से प्रयाग हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको गंगा नदी का क्या है। अब हम लोग आते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी जो है ना वो मुख्य नदियों को नहीं पूछता है, वो ऐसी छोटी नदियों को पूछता है कि जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि दो चीज़ होता है, जैसे ये गंगा नदी इधर से आके प्रवाहित हो रही है, तो अब होता है कि इसको यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है कि कौन गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आके मिल रहा है, उत्तर मतलब इधर से, और कौन दक्षिण से मतलब इधर से, प्रायद्वीप भारत की तरफ से आके मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया। फिर यूपीएससी इसको और ट्विस्ट बनाता है, तो कहता है कौन दाहिने से मिल रहा है और कौन बाएं से मिल रहा है। तो अब नदी में दायां बायां कौन होता है, हमारा तो पता चल जाता है कि हमारा दाहिना हाथ ये है और बायां हाथ ये है। अब नदी का तो हाथ है नहीं कि उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये दाहिना है, तुम्हारा ये बायां है, चाहे कौन है। तो इसमें क्या होता है कि नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। जैसे गंगा नदी क्या है, इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो मैं इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जा रहा हूं। तो जो मेरा दाहिना है वही उस नदी का दाहिना किनारा होगा, और जो मेरा बायां किनारा है, हाथ है, वही उस नदी का क्या होगा, बायां किनारा होगा। तो जो गंगा नदी में इधर से दक्षिण से आके नदियां मिलेंगी, ये दाएं किनारे से आके मिल रही हैं, और जो गंगा नदी में उत्तर से आके मिल रही हैं, ये क्या होंगी, बाएं किनारे से आके मिल रही हैं। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए जितनी नदियां ये हैं,
यमुना है, सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, किधर से आकर मिल रही है? इस साइड से। यमुना भी किधर से? इधर से आके मिल रही है ना, ठीक है। सोन नदी भी जो पटना में आके मिल रही है वो इधर से मिल रही है। पुनपुन जो गया से होकर प्रवाहित होती है, ये कर्मनाशा है, किऊल है, ठीक है। दामोदर नदी हुगली नदी में जाके मिलती है, गंगा की ही जो शाखा है। तो ये सब किधर से आके मिल रही है? ये दाहिने साइड से मिल रही है या दक्षिण साइड से जाके मिल रही है गंगा में। जबकि रामगंगा जो ऊपर से आके मिल रही है, गोमती है, घाघरा है, टोंस है, गंडक है, बागमती है, ये बागमती है, कोसी है, वह महानंदा, ये कहां से मिल रही है? उत्तर से आके या बाएं किनारे से आके मिल रही है, ठीक है। देखिए ये गंगा नदी है, इसको देख लीजिए, जैसे ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यमुना नदी यहां से आके इसमें मिल रही है, फिर यमुना में क्या है, ये चंबल आके मिल रही है, चंबल में फिर ये बनास आके मिल रही है, फिर ये पार्वती नदी आके मिल रही है चंबल में, फिर बेतवा है जाके यमुना में मिल रही है, फिर इधर सोन नदी जाके पटना के पास जाके मिल रही है। तो ये किधर से मिल रही है? सब दक्षिण से मिल रही है, यानी कि दाएं साइड से मिल रही है। जबकि ऊपर से कौन आ रहा है? देखिए ये गोमती है, इसके पहले यहाँ पे रामगंगा आके मिलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रामगंगा नदी आके मिलती है, फिर ये गोमती नदी आके मिल रही है, फिर ये घाघरा मिल रही है यहाँ पे आके, फिर ये गंडक आके मिल रही है, फिर ये कोसी आके मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी नदियां। अब यहाँ पे एक नदी है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी की कहानी है कि तीस्ता नदी पहले गंगा नदी में आके मिलती थी, लेकिन अपने मार्ग का कटाव करके इसने क्या किया, अब अपना मार्ग बदल लिया और जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, तीस्ता नदी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तीस्ता बड़ी बेवफा है, गंगा का साथ छोड़ के ब्रह्मपुत्र के साथ चली गई, ठीक है। तो तीस्ता नदी के लेकर विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में है, और ये दोनों नदियों के, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफी तनातनी है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। ये नदी गंगा नदी के बारे में देख लिया। इसी तरह से क्या करना है हमें कि प्रायद्वीप भारत की जितनी भी नदियां हैं अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब प्रायद्वीप भारत की नदियां क्या है देखते हैं। प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का विस्तार प्रायद्वीपी भारत में पाया जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से कई नदी तंत्र हैं, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपी भारत में क्या होता है। देखिए ये जो प्रायद्वीपी भारत है, ये प्रायद्वीपी भारत में कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में आके गिरती हैं, मिलती हैं, कुछ नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं। तो इसको कहा जाएगा कि कुछ नदियां अरब सागर उन्मुखी हैं, कि इनका अपवाह क्षेत्र किधर विकसित हुआ है, अरब सागर की तरफ, और कुछ नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर डिस्चार्ज होती हैं, तो उनका अपवाह तंत्र किधर की तरफ झुका हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें स्वतंत्र रूप से कई नदी तंत्र हैं। इसे अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। फिर क्या है, भारतीय अपवाह तंत्र का लगभग 77% भाग बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है। मतलब 77% जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है, क्योंकि भारत की प्रमुख नदी चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे महानदी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, ये कहाँ आके गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि मात्र 23% जल ही कहाँ की गिरता है, बंगाल की खाड़ी के इतर अरब सागर में। उसमें मुख्य कौन है, उसमें बड़ी नदी में नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, फिर इधर आपका सागरमती हो गई, लूनी हो गई, यही तो नदियां आके गिरती हैं, माही हो गई, यही तो गिरती हैं, ठीक है। जबकि 23% जल अरब सागर की नदियों द्वारा, अरब सागर में नदियों द्वारा क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है या डाला जाता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदी होगी, तो पहले महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वैगई हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई और पेरियार। ये मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। अब ये किस तरह के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, तो देखिए हम लोग को पढ़ना कैसे। देखिए मैं ये बता रहा हूं आपको, ये महानदी है, ये महानदी है, ये महानदी है। अब ये किस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है। देखिए कि महानदी निकल रही, हसदेव की पहाड़ियों से निकल रही, इस तरह से हसदेव सहायक नदी है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसकी नदी शिवनाथ है, इसकी सहायक नदी। तो हम लोग को देखना है कि महानदी, अब जब भी एटलस, अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी आपको याद ही हो जाए,
ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका है कि जितने रिवर सिस्टम में पढ़ने का तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहे, देखिए क्या पूछा है, ठीक है, कि कौन किस नदी की सहायक नदी है, और साथ में ये भी जान लीजिए कि किधर से आकर प्रवाहित हो रही है। और एक चीज़ ये भी देखना है कि अगर उस नदी पे कोई रिवर डैम है या कोई बांध बनाया गया है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो वो भी याद रखना है आपको कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये महानदी है। अब इस महानदी में जैसे ईब नदी इधर से आके मिल रही है, फिर इसमें क्या हो रहा है, मांद नदी इधर से आके मिल रही है, फिर जोंक इधर से आके मिल रही है, फिर ठीक है डैंग इधर से आके मिल रही है, फिर तेल नदी इधर से आके मिल रही है। तो ये याद रखना है कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग महानदी के बारे में देख लिए। अब देखिए, जब मैप तैयारी कर रहा था तो उस समय इस तरह का मैप बनाता था। अब यूपीएससी के जो क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें इन नदियों से लेकर सरल सवाल बहुत कम होते हैं। तो देखिए जैसे मैं बनाता हूं, अब ये क्या है, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी क्या है कि ये नासिक के पास त्र्यंबक की पहाड़ियों से, नासिक के पास त्र्यंबक की पहाड़ियों से ये निकल रही है। कौन, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी यहां से निकल रही है, तो देखिए इसकी सहायक है दूधना। अब ये दूधना आके ऊपर से इसमें क्या हो रही है, ऐसे मिल रही है। फिर दूधना नदी में एक नदी आके मिल रही है जिसका नाम है पूर्णा, पूर्णा नदी आके मिल रही है इसमें। फिर ये मिलके गोदावरी जब आगे बढ़ रही है, तो फिर इधर से कई नदियां हैं, जैसे पेन गंगा, वेन, वर्धा, फिर इधर है वेन गंगा, ये नदियां आके मिल रही हैं, ठीक है। अब यहां से जब आ रही हैं तो ये नदियां आके फिर इसमें गोदावरी में मिल रही हैं। फिर इधर से देखेंगे, ये इंद्रावती नदी है जो छत्तीसगढ़ से आती है, तो इंद्रावती नदी आके मिल रही है इसमें, ठीक है। फिर इधर से सबरी नदी आके मिल रही है इसमें, ठीक है। फिर सबरी में कौन आके मिल रहा है, सिलेरू, सिलेरू नदी आके मिल रही है। तो ये ऊपर की तरफ से, यानी कि गोदावरी में बाएं साइड से आकर मिलने वाली नदियां हैं। ये कौन, ये है दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, ये नदियां ऊपर से आके मिल रही हैं। नीचे से कौन मिल रहा है, ये है देखिए एलरा नदी है, ये सब है, ठीक है। फिर इधर से कौन है, ये नदी है आके मिल रही है। फिर इधर से मंजरी नदी है, ये नदियां आके मिल रही हैं नीचे से। नीचे से नदियां इसमें कम मिलती हैं, ऊपर के साइड की नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक तो ये देखना है कि इस गोदावरी नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं। साथ में क्या देखना है कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कौन कौन है, ये भी याद रखना है। कभी कभी ये पूरब से पश्चिम वाला भी यूपीएससी पूछ लेता है। यूपीएससी के पास क्या है कि अब वो चाहता है कि रटे रटाए लोग या तुक्केबाजी वाले लोग ना आए, तो यूपीएससी का क्या कर रहा है कि अब चीज़ों को थोड़ा परिवर्तित कर रहा है, थोड़ा बदल रहा है। तो इस हिसाब से देख के भी पढ़ना है हम लोग को कि कौन पूरब से आके मिल रही है या पूरब से पश्चिम, इनकी क्या सीक्वेंस है, या उत्तर से दक्षिण क्या, ये भी याद रखना है। तो देखिए गोदावरी नदी के बारे में पूछना। अब गोदावरी नदी पे जितनी सहायक नदियां, स्वयं गोदावरी पे भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है या कोई डैम है क्या, कोई प्रोजेक्ट है क्या, या इसकी सहायक नदियों पे कोई प्रोजेक्ट है क्या, इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद फिर हमको देखना है कि कृष्णा नदी है। अब ये कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए कृष्णा निकल रही है यहाँ से, ठीक है, महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकल रही है। अब इसकी सहायक नदियां कौन है, जैसे ये देखिए भीमा नदी है, ठीक है। फिर इधर से क्या है, कोयना नदी है, ठीक है। तो ये जितनी भी नदियां हैं आपको, कोयना नदी है, फिर वरना नदी है, फिर पंचगंगा नदी है, फिर दूध गंगा भी इसकी है, फिर घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ठीक है। तो ये सब इसकी नदियां हैं। फिर इधर से आपका मूसी नदी, ये जितनी भी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, आप जाइएगा एटलस खोलिएगा, एक दिन में ये याद भी नहीं होगा, ठीक है। और एक दिन में याद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ये क्या है, फैक्ट है। तो आप धीरे धीरे ही याद होगा। आप जाइएगा एटलस खोलिएगा, एटलस खोलने के बाद क्या कीजिएगा कि आप सारी नदियों को देखिएगा कि ये नदी कहाँ पे है, कैसे आके मिल रही है, कृष्णा नदी में आके मिल रही है, ठीक है। इस नदी पे क्या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है क्या, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो कृष्णा नदी हो गई मुख्य सहायक नदी। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे ये मूसी नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये जितनी भी नदियां हैं, चाहे कोयना नदी हो, चाहे वरना नदी हो, ठीक है, या पंचगंगा हो, दूध गंगा हो, घाट प्रभा हो, माल प्रभा हो, जितनी भी नदियां हैं कृष्णा की, उन सबको एटलस में देखना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का मैप खरीद के लाइए। इस मैप को चाहे जितनी भी नदी, एक पेज में एक नदी का बनाइए, जैसे आप एक पेज में गंगा नदी का बनाइए, गंगा की कौन कौन सहायक नदियां हैं उनके बारे में लिखिए कि ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इनका पूरब से पश्चिम ये सीक्वेंस है,
उत्तर में ये नदियां आके मिल रही हैं और दक्षिण में ये नदियां आके मिल रही हैं गंगा में। फिर आप क्या कीजिए कि महानदी का जैसे मैं बनाया था तो उस तरह से महानदी का आप बनाइए। फिर जैसे मैं गोदावरी नदी का बनाया था तो वैसे आप गोदावरी नदी का बनाइए। फिर आप कृष्णा नदी का अलग पेज पे बनाइए। तो इससे क्या होगा कि एक बार आप मेहनत कर लेंगे, एक बार मेहनत कर लेंगे और ये चीज आपको बार बार आएगी। देखिए आज के समय में है क्या कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग एग्जाम प्री हो चुका है, ठीक है। प्री निकालेंगे तभी तो मेंस में बैठेंगे आप। तो सबसे चैलेंजिंग एग्जाम कौन सा हो गया? प्री हो गया है। और देखिए जो मेरिट दे रहा है, यूपीएससी भी मेरिट जारी किया है, कट ऑफ जारी किया है, तो उसमें क्या हो गया 75 पॉइंट समथिंग जो है ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की 75 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है कि अगर आप 38 क्वेश्चन करते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में तो आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं। अब सोचिए यहाँ पे 200 में 200 नंबर में ये 75 नंबर 76 नंबर पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर मान लीजिए कोई रिवर्स से क्वेश्चन आया है अगर आप उसको गलत कर देते हैं तो आपका मार्क्स कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी सब। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें ज़्यादा आपको कुछ लगना है नहीं, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन नदी किसकी सहायक है, किधर से आके मिल रही है, उस नदी की कोई विशेषता है तो उसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या कीजिए, जैसे ये कावेरी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। अब कावेरी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे हेमवती है, तिमसा है, अमरावती है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं नदियां हैं कावेरी नदी की सहायक हैं, ठीक है। इन सब नदियों को आप मैप में इस तरह से क्या कीजिएगा कि ड्रॉ करके एक बार देखिए। ड्रॉ करने के बाद धीरे धीरे चीजें आपको याद होने लगेंगी। तो इसमें क्या है ना कि मैं आपको फिर बताऊंगा, मैं आपको फिर से एक क्लास कराऊंगा नदी तंत्र में, जो मुख्य नदियां हैं इनकी सहायक नदियां कौन कौन है इसको फिर से मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि जिस तरीके को आप फॉलो करते हुए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। कि ये जो मुख्य नदियां हैं इनकी कौन सहायक नदियां हैं, इनकी क्या विशेषता है, या इस पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कि नहीं है, तो इस तरह से आपको देखना है। तो प्रायद्वीप भारत की जितनी नदियां हैं, चाहे आपको जितनी नदियों का नाम बताया हूं यहाँ पे, आपको होमवर्क के रूप में यही है कि आप महानदी के बारे में जाके देखिएगा। महानदी को देखने के बाद फिर इसके बाद आप क्या कीजिएगा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही है, साबरमती है, पेरियार है, इन नदियों के बारे में जरूर जाके देखिएगा मैप में कि ये नदियां कहाँ से निकल रही हैं, इनका उद्गम कहाँ है और कहाँ पे ये जाके गिर रही हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं या अरब सागर में गिर रही हैं, इसकी और क्या विशेषता है, ठीक है। इनकी सहायक नदियां क्या है, इस पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कि नहीं है। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया आज। फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन किस नदी की सहायक नदी है, फिर वहां पे भी मैप के अनुसार मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।